हाल ही में चाइना ने अपने स्पाई शिप हाई यंग UC-760 को इंडियन ओशन में भेजा और इस शिप ने 4 महीने तक इंडियन ओशन में अटैक पॉइंट्स को खंगाला। जब देखो भारत ने इस शिप को इंडियन ओशन में डिटेक्ट किया ना और जवाब पूछा चाइना से, तो चाइना ने जवाब दिया कि हम तो सिर्फ एक नया ट्रेड रूट खोज रहे थे जो इंडोनेशिया के लोम्बोक और ओम्बई वाटर स्ट्रेट से सीधा अफ्रीका तक जाता है। लेकिन देखो ये भारत सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं, नए ट्रेड रूट को खोजना तो सिर्फ एक बहाना था। आज के समय में चाइना के पास इंडियन नेवी जैसी वेल ट्रेन्ड नेवल कैडेट्स जैसी स्ट्रेंथ नहीं है और चाइना ये भी जानता है कि भारत की नेवल सुपीरियोरिटी है, भारत उस युद्ध को इंडियन ओशन में जीत जाएगा। चाइना का देखो 80% ट्रेड सीधा सीधा मलक्का स्ट्रेट से होके जाता है, जिसे हम आसानी से इंडियन ओशन में डोमिनेट करके उस मलक्का स्ट्रेट वाले ट्रेड रूट को चोक कर सकते हैं। बार बार चेतावनी देने के बाद भी चाइना अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इंडियन ओशन में देखो जहां कॉलोनियल ईरा में ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज इन सभी पावर्स का डोमिनेंस रहता था, वो प्रेजेंट में इंडिया, USA, चाइना जैसी मेजर पावर्स के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी वेस्ट अलाइंड मिडिल पावर्स का भी गढ़ बन चुका है। और यही नहीं, इन देशों के साथ साथ मिडिल पावर्स के रूप में UAE, सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे कुछ नए देश भी उभर के आ रहे हैं, जो देखो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट भी इंडियन ओशन पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, जिनकी वजह से इंडियन ओशन आज के समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बड़ा सेंटर बन चुका है। तो आखिर ये सभी देश इंडियन ओशन पर अपनी डोमिनेंस क्यों जमाना चाहते हैं? चाइना की बढ़ती दखलंदाजी ने किस प्रकार बाकी देशों के बीच एक खलबली मचाकर रख दी है और भारत इस सब के बाद कैसी अपनी डोमिनेंस को बचा कर रख सकता है? यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। Now, China's aggressive maneuvering has been a cause of concern among its neighbors, whether it's South China Sea or the Indian Ocean. The latest to join the bandwagon is India. ये तो आप सभी को मालूम है ही कि प्रेजेंट में किसी भी कंट्री को रन करने के लिए ऑयल की कितनी ज्यादा आवश्यकता होती है। आज पेट्रोलियम के दाम पर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी चलती है और इसकी जरा सी भी कमी किसी भी देश को गर्त में ले जाने के लिए काफी है। और ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्ल्ड के 7 मेन जो चोक पॉइंट्स है ना, उसमें से 4 तो इंडियन ओशन में आते हैं। तो ये चोक पॉइंट्स होते क्या हैं? दरअसल चोक पॉइंट्स उन पतले से नैरो रूट्स को कहा जाता है जो 2 वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जो 2 इंपॉर्टेंट वाटरवेज को आपस में जोड़ते हैं। अगर ये किसी वजह से ब्लॉक या फिर अनअवेलेबल हो जाएं, तो जितने भी अल्टरनेट रूट हैं वो या तो देखो बहुत ही महंगे हैं या फिर बहुत ही ज्यादा लंबे हैं। इन रूट्स पर ऑयल टैंकर्स का जाना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहला चोक पॉइंट मलक्का स्ट्रेट है, जो देखो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में पड़ता है। ये चोक पॉइंट पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से जोड़ता है। हैंस ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका से भी कनेक्ट करता है। दूसरा चोक पॉइंट हॉर्मज स्ट्रेट है, जो देखो पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से जोड़ने वाला एकमात्र सी रूट है। और दोस्तों पर्शियन गल्फ वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिच रीजन है। तीसरा चोक पॉइंट बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, जो इंडियन ओशन से रेड सी को कनेक्ट करता है और रेड सी से सुएज कैनल के थ्रू यूरोप से। चौथा जो चोक पॉइंट है वो देखो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, जो केप ऑफ गुड होप से मिडिल ईस्ट और एशिया तक जाने वाले माल के लिए एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। आज इन रूट से जिन जिन देशों के लिए ट्रेड होता है ना, अब जाहिर सी बात है वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये रूट बंद हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश ये तो सपने में भी नहीं चाहेंगे कि मलक्का स्ट्रेट बंद हो। इसलिए सभी देश जिनके इंटरेस्ट इंडियन ओशन से जुड़े हैं, इसकी सिक्योरिटी और भविष्य में किसी भी देश पर इकोनॉमिक वार के लिए यहां पर अपने सैन्य अड्डे और प्रेजेंस बनाने के लिए आपस में टकराते रहते हैं। अगर देखो एग्जांपल से समझें तो अगर फ्यूचर में चाइना भारत को लद्दाख के किसी एरिया में परेशान करेगा या फिर चाइना भारत के ऊपर युद्ध करेगा, तो भारत मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा चाइना के लिए और इससे चाइना का दाना पानी बंद हो जाएगा। वेस्टर्न इंडियन ओशन में फ्रांस ने रीयूनियन आइलैंड, मायोत और बहुत सारे दूसरे जो स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं वहां पर फ्रांस ने अपना नेवल बेस बना रखा है। ब्रिटेन भी डिएगो गार्सिया पर अपना नेवल बेस बनाकर इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं। इसके अलावा देखो मिडिल पावर्स के रूप में सऊदी अरेबिया, UAE,
टर्की और ईरान जैसे देश भी इंडियन ओशन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पास्ट में देखो ये सारे देश अपनी इंटरनल और लोकल प्रॉब्लम्स की वजह से इंडियन ओशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे, इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन देखो जैसे जैसे इन देशों में जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो रही हैं, वैसे वैसे देखो ये देश भी इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से सऊदी अरेबिया, यूएई और टर्की ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास अपने नेवल बेस और मिलिट्री बेस बनाकर शुरुआत भी कर दी है। सऊदी अरेबिया ने तो हाल ही में जिबूती पर अपने नेवल बेस की डील को फाइनल किया है और इसके अलाए यूएई ने एरिट्रिया के असाब में नेवल और एयर फैसिलिटीज बनानी शुरू कर दी हैं। यही नहीं, टर्की ने अभी सूडान के साथ अपनी एक डिफेंस डील साइन की है, जिसमें टर्की रेड सी में सुकैन पर पोर्ट बिल्ड कर रहा है। इसके साथ साथ टर्की यहां नेवल फैसिलिटीज को भी डेवलप कर रहा है। टर्की की कतर और मोगादिशु में भी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं। सऊदी अरेबिया और टर्की इंडियन ओशन के द्वीप देशों के साथ अपने आर्थिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसके अलावा रशिया ने भी सूडान में 25 साल के लिए 9 नेवल बेसिस की डील साइन की है। ये डील रशिया को रेड सी तक रणनीतिक पहुंच प्रदान करती है, जो देखो आगे जाके बाब अल मंडेब तक जाता है, जो इंडियन ओशन के मेन चोक पॉइंट्स में से एक है। इंडियन ओशन जो देखो काफी हद तक जियोपॉलिटिकल एंगल से बिल्कुल शांत था, लेकिन चाइना की प्रेजेंस ने इस पूरे के पूरे रीजन में एक खलबली सी मचा दी है। चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, जिसका 60% एक्सपोर्ट और 85% ऑयल इंपोर्ट इंडियन ओशन से ही होता है। और इसी के लिए चाइना बहुत सारे हथकंडे अपना रहा है, जैसे इंडियन ओशन में सर्वे को करवाना, दूसरे देशों की समुद्री सीमा में स्पाई शिप्स को भेजना, या फिर इंडियन ओशन में मौजूद जो देश हैं उनकी कोस्ट लाइन्स में अपनी मिलिट्री सबमरीन्स को भेजकर उनको डराना या धमकाना। चाइना हर एक ऐसा पैंतरा अपना रहा है जिससे इंडियन ओशन में वो अपनी प्रेजेंस को बरकरार रख सकें। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के अलावा चाइना इंडियन ओशन रीजन की हर छोटी और गरीब कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाकर उनके पोर्ट्स हासिल कर रहा है, जैसे बांग्लादेश का चिटगोंग पोर्ट, म्यांमार का क्योकप्यू पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट या फिर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। ऐसे देखो कई सारे पोर्ट्स का निर्माण कर चाइना इन सभी पोर्ट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इंडियन ओशन में चाइना की मौजूदगी ने न सिर्फ इंडिया बल्कि और बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी सरदर्दी बढ़ा दी है। चीन ने हाल ही में इंडियन ओशन के 19 से ज़्यादा प्लेसेस के नाम चेंज कर दिए, चीनी भाषा में कर दिए। इसके अलावा इंडिया को छोड़ के इंडियन ओशन से जुड़े जो बाकी देश हैं ना, उनको बुला के चाइना ना अलग से एक ग्रुप बनाना चाहता है। यही नहीं, सोमालिया के पायरेट्स के खिलाफ अभियान चलाकर चाइना अपने आप को वर्ल्ड के सामने इंडियन ओशन का रक्षक दिखाना चाह रहे हैं। 2017 में चाइना ने इंडियन ओशन के तट जिबूती में अपनी पहली फॉरेन फैसिलिटी स्थापित की, जबकि फ्रांस, जापान और अमेरिका पहले से ही जिबूती में अपनी फैसिलिटीज इस्टेब्लिश किए हुए थे। चाइना को इंडियन ओशन में इंडिया से इतनी प्रॉब्लम है कि वो इंडियन ओशन से इंडिया का नाम हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रेजेंट में अमेरिका और चाइना से ज्यादा अगर किसी देश का डोमिनेंस इंडियन ओशन पर है तो वो इंडिया है। इंडिया के पास इंडियन ओशन में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन बाकी देशों से इंडियन ओशन में काफी अच्छी है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर अपने नेवल मिलिट्री बेसिस एस्टैब्लिश किए हैं, जिसकी जासूसी अक्सर चाइना अपने स्पाई शिप भेजकर किया करता है। इंडिया के ये मिलिट्री बेस देखो मलक्का स्ट्रेट के काफी करीब हैं, जिसकी वजह से अक्सर चाइना को सिरदर्दी होती रहती है, क्योंकि उसको मालूम है अगर चाइना जरा भी चालाकी इंडिया के अगेंस्ट करेगा तो इंडिया इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर पूरे चाइना में ब्लैकआउट कर देगा। और इसी खतरे के चलते चाइना देखो इंडियन ओशन के अलावा लैंड रूट को भी बढ़ाने के साथ साथ कोई अल्टरनेट सी रूट को भी खोज रहा है, ताकि मलक्का स्ट्रेट से भी वो अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। यही नहीं, इंडिया ने सेशल्स और मॉरिशस जैसे जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर भी अपने ऑपरेशनल बेस बनाए हुए हैं। इंडियन ओशन में अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इंडिया ने फ्रांस के साथ अपने लॉजिस्टिक एक्सचेंज डील को फाइनल किया है।
इसमें इंडिया फ्रांस के जिबूती और रीयूनियन जैसे नेवल बेसिस को इस्तेमाल कर सकता है। इंडियन ओशन में अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इंडिया ने कई सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज डील को फाइनल किया है। इसमें इंडिया दूसरे देश के नेवल बेसिस का भी इस्तेमाल कर सकता है जिसके साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हुआ है। यही नहीं, इंडिया ने देखो ओमान के साथ अपनी डील फाइनल की है जिसमें इंडियन नेवी ओमान के दुकम पोर्ट को यूज कर सकती है। इसके अलावा इंडिया दुकम की ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज को भी यूज कर सकता है। इसके साथ साथ इंडिया न सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के साथ बल्कि और भी मिडिल ईस्ट पावर्स के साथ अपने रिलेशन मजबूत बनाकर चाइना से इंडियन ओशन में एक एज लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये सारे देश इंडिया के काम आ सकें। इंडियन ओशन जो प्रेजेंट में ग्लोबल ट्रेड, मिलिट्री प्रेजेंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का हब बन चुका है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में अटलांटिक ओशन जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट हुआ करता था उसकी जगह इंडियन ओशन ले लेगा। इंडियन ओशन जो लंबे समय से शांत था, चाइना की एंट्री के बाद इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, जिसके चलते इंडियन ओशन फ्यूचर में किसी भी टकराव का एक केंद्र बन सकता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया और चाइना जैसी मेजर पावर्स के बीच बढ़ती राइवलरी ने इंडियन ओशन रीजन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया है, लेकिन इस बाइपोलर कॉन्टेस्ट को मिडिल ईस्ट के देशों ने मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट में बदल दिया है। सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई जैसे देश भी अब इंडियन ओशन में अपने पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका का मेन फोकस अभी भी पैसिफिक पर है, पर देखो समय आने पर वो भी इस कॉन्टेस्ट में कूदने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इंडियन ओशन पर ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से इंडिया का दबदबा रहा है और इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसका भी लाभ इंडिया को मिलता है, बट अब बहुत सारी दूसरी पावर्स इंडियन ओशन में अपनी पावर एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा खतरा इंडिया को चाइना से है। इसी वजह से चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडिया दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में मिलकर काम कर रहा है ताकि इंडियन ओशन में चाइना को घुसने से रोका जा सके। इसके बाद देखो इजराइल पैलेस्टीन इशू पर इंडिया का क्या स्टैंड है। देखो हाल ही में जो हमास ने हमला किया ना इजराइल के ऊपर, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और इजराइल के लोगों के साथ में एकजुटता जाहिर की, सॉलिडेरिटी जाहिर की। क्या हमेशा से इंडिया इजराइल के साथ सॉलिडेरिटी जाहिर करता आया है? क्या इंडिया पैलेस्टीन का समर्थन करता है या नहीं करता है? डिटेल से बैकग्राउंड के साथ जानते हैं। देखो ट्रेडिशनली इंडिया का जो स्टैंड रहा है इजराइल पैलेस्टीन इशू पर, आप इसको गांधी जी की एक स्टेटमेंट से समझ सकते हो। और गांधी ने ये स्टेटमेंट जिस कंटेक्स्ट में दी थी, जिन परिस्थितियों में दी थी, वो परिस्थितियां, वो कंटेक्स्ट भी आपको बता देता हूं। ये देखो बात उस समय की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यूज पर काफ़ी अत्याचार हुआ था विभिन्न देशों में। 60 लाख ज्यूज की हत्या कर दी गई कंसंट्रेशन कैंप्स में। तो उस समय ज्यूज के द्वारा एक मांग चल रही थी, ज्यूज के लिए भी अलग से एक देश होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग देशों में ज्यूज हैं और उन पर अत्याचार होते हैं, उनको मारा जाता है। अगर ज्यूज के लिए अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा तो वहाँ पे ज्यूज पर अत्याचार नहीं होंगे। बट देखो दिक्कत ये थी ना कि स्टेट बनाने के लिए तो आपको लैंड चाहिए, बट लैंड कहाँ से आएगा? कौन सा देश अपनी ज़मीन देगा इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए? तो यहूदियों ने ये कहना स्टार्ट किया कि पैलेस्टीन, ये जो पैलेस्टीन था ना, 1800 साल पहले ज्यूज का ओरिजिन यहीं से हुआ था, लेकिन 1800 साल पहले उनको यहाँ से भगा दिया गया था। तो ज्यूज बड़ी संख्या में यहीं पर आने लगे। उस समय ब्रिटिशर्स पैलेस्टीन पर राज कर रहे थे, तो धीरे धीरे ज्यूज पैलेस्टीन में आने लगे और उनकी सेटलमेंट्स यहाँ पर बनने लगी। और उनकी मांग ये थी कि यहीं पर हमारे लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए पैलेस्टीन में। लेकिन तब तक देखो पैलेस्टीन में अरब रहते थे, अरब मूल के लोग रहते थे। उन्होंने कहा अरे भैया आप 1800 साल पहले की बात कहाँ से लेके आ गए, अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये अरब्स की ज़मीन है, यहाँ पे अरब रहेंगे। विवाद हो गया, काफ़ी समय तक ये विवाद चलता रहा। हमने एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया। अल्टीमेटली देखो यूएन में एक पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये देखो यूएन में ये जो पार्टीशन प्लान था ना,
इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि 2 स्टेट बनेंगे, एक पैलेस्टीन, हरे वाला पैलेस्टीन बनेगा और ये व्हाइट वाला बनेगा इजराइल। खैर, कंटेक्स्ट बताते बताते मेन बात से हम भटक गए। मेन बात ये थी कि गांधी जी ने किन परिस्थितियों में अपनी एक स्टेटमेंट दी थी। तो परिस्थितियां ये थी 1947 से पहले। तो गांधी जी की स्टेटमेंट ये थी कि देखो, ये बात सच है, ज्यूज पर अत्याचार हुआ है, ज्यूज के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन एक गलत को रेक्टिफाई करने के लिए आप दूसरा गलत नहीं कर सकते। मतलब यहूदियों की ये मांग कि पैलेस्टीन में ही हमारे लिए अलग से एक स्टेट बनाया जाए रिलीजियस लाइंस पर, गांधी जी ने इस मांग को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। गांधी जी का ये मानना था इस लैंड पर अरब्स का हक है और पैलेस्टीन के लोगों का हक है, इजराइल इसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये जो स्टैंड था ना गांधी का, इसी से इंडिया का स्टैंड निकल के आया शुरुआत में। जब यूएन में ये पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट किया गया था ना, तो इंडिया ने इस पार्टीशन प्लान का विरोध किया था। क्यों? अब उसके रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं? देखो, एक तो आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के अनुसार ये रिलीजियस लाइंस पर बंटवारा हुआ था, लेकिन इंडिया ने कहा था कि हमारा जो देश है वो रिलीजियस लाइन पर नहीं बना है, हमारा देश सेकुलर है। बेशक आपका जो देश है वो इस्लाम धर्म पर बना है, लेकिन हमारा देश सेकुलर है, ऐसा हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कहना था। तो इंडिया ने रिलीजियस लाइंस पर स्टेट पार्टीशन का विरोध किया था। तो इजराइल पैलेस्टीन इशू में भी इंडिया का यही स्टैंड रहा कि रिलीजियस लाइंस पर, धर्म के आधार पर हम स्टेट के निर्माण का विरोध करते हैं। दूसरा, जब देखो इंडिया आज़ाद हो गया था ना 1947 में, हमारे देश में तो बहुत सारे मुस्लिम्स थे, और अगर हम इजराइल के निर्माण को सपोर्ट करते तो हमारा देश तो अभी अभी बना था। लीडर्स को डर लगता था कहीं यूनिटी जो है वो खराब ना हो जाए। अगर हम इजराइल का समर्थन करते तो देश के जो मुस्लिम्स हैं उनमें एक नाराजगी फैल सकती थी। तो उसको पहचाना लीडर्स ने और इजराइल के इस्टाब्लिश करने के प्लान को विरोध किया, यूएन में उसका समर्थन नहीं किया। आप वैसे कश्मीर का एग्जाम्पल लीजिए। उस समय देखो कश्मीर का इशू भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, लेकिन उस समय बिल्कुल नया नया इशू था कश्मीर का। और अगर इंडिया ने रिलीजियस लाइंस पर इजराइल को सपोर्ट किया होता तो कश्मीर पर इंडिया का दावा कमज़ोर हो जाता। क्यों भाई? क्योंकि कश्मीर में तो मुस्लिम्स ज़्यादा थे। तो ये परिस्थितियाँ थी उस समय। इन्हीं परिस्थितियों के कारण इंडिया ने इजराइल के निर्माण का विरोध किया। इवन अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि एक यहूदी थे, ज्यू थे, उन्होंने 4 पेज का एक लेटर लिखा था नेहरू को 13 जून 1947 को कि भैया आप ज्यूइश स्टेट के निर्माण का समर्थन कीजिए। लेकिन नेहरू ने आइंस्टाइन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सप्लेन किया कि नेशनल लीडर्स जो हैं उनको सेल्फिश होना पड़ता है, उनको देश हित में सोचना पड़ता है और देश हित में काम करना पड़ता है। इसके बाद देखो 1949 में जब यूएन में इजराइल को एडमिट करने की बात आई तो भी इंडिया ने इसका विरोध किया। इंडिया ने कहा कि यूएन में इजराइल को एडमिट नहीं करना चाहिए। हालांकि देखो उस समय हिंदू महासभा और आरएसएस के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने सरकार के इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि आपने इजराइल का समर्थन क्यों नहीं किया। आरएसएस और हिंदू महासभा के लीडर्स को लगता था कि ज्यूइश स्टेट की मांग अगर पूरी करनी है तो पैलेस्टीन उसके लिए नेचुरल टेरिटरी है, ज्यूज का ओरिजिन यहीं से हुआ है और अगर से अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है तो यहीं पर बनेगा और कहाँ पर बनेगा। इसके बाद देखो 1950 से लेकर 1991 के बीच इंडिया और इजराइल के बीच जो रिलेशंस थे बिल्कुल इनफॉर्मल रहे। 1947 में इजराइल का निर्माण हो चुका था, 1949 में इजराइल यूएन का मेंबर भी बन चुका था, लेकिन इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया 17 सितंबर 1950 को। उस समय नेहरू ने स्टेटमेंट दी थी, इजराइल अब बन चुका है, ये एक फैक्ट है, अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये यूएन के रूल्स, यूएन की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होगा। और इंडिया का उस समय आपको पता है यूएन में काफ़ी ज़्यादा विश्वास हुआ करता था। लेकिन देखो इंडिया ने इजराइल को इंडिया में एम्बेसी नहीं ओपन करने दी। 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टाब्लिश हुए थे इंडिया और इजराइल के बीच। इजराइल ने इंडिया में अपनी एम्बेसी ओपन की थी। उससे पहले 1950 से लेकर 1991 के बीच सिर्फ इंडिया ने इजराइल को अलाउ किया था कि आप अपना एक कॉन्सुलेट ऑफिस ओपन कर लीजिए मुंबई में, और वो भी इसलिए क्योंकि मुंबई में काफ़ी ज्यूज रहते हैं, उनको इजराइल आना जाना हो
तो वहाँ से वो वीज़ा वगैरह ले सकें, इसीलिए सिर्फ एक कॉन्सुलेट ओपन किया गया था मुंबई में 1950 से 1991 के बीच। लेकिन बाद में 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए और इजराइल ने अपनी एम्बेसी ओपन की इंडिया में। शुरू में तो देखो जैसा हमने डिस्कस किया, रीजंस ये थे इजराइल का विरोध करने के, रिलीजियस लाइंस पर इंडिया पार्टीशन का विरोध करता था, इंडिया में मुस्लिम्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी तो इंस्टेबिलिटी फैलती अगर इंडिया इजराइल का सपोर्ट करता। लेकिन बाद में एक रीज़न ये भी हो गया क्योंकि हम एनर्जी के लिए अरब कंट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होने लगे ऑयल वगैरह परचेज़ करने के लिए, तो हमें ये भी डर लगने लगा कि अगर इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया तो अरब कंट्रीज़ इंडिया से नाराज़ हो जाएंगे और अरब कंट्रीज़ से हम जो एनर्जी वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। ये भी डर इंडिया को सताने लगा कि अरब कंट्रीज़ नाराज़ हो जाएंगे अगर इजराइल को सपोर्ट किया। तो अभी तक देखो हमने समझा कि शुरुआत के सालों में इंडिया का जो स्टैंड था वो इजराइल के अगेंस्ट रहा, या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रो पैलेस्टीन रही। कैसे प्रो पैलेस्टीन रही? जब देखो यूएन का 53rd सेशन ऑर्गेनाइज हुआ तो उसमें एक रेजोल्यूशन आया था, राइट ऑफ पैलेस्टीनियन टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब इस रेजोल्यूशन के ड्राफ्ट को इंडिया ने को स्पॉन्सर किया था। देखो इस हद तक जाके इंडिया ने पैलेस्टीन के काज को सपोर्ट किया है। 1967 में इजराइल का अरब कंट्रीज़ के साथ वार हुआ, 1973 में भी इजराइल का अरब कंट्रीज़ के साथ वार हुआ। इंडिया का स्टैंड पैलेस्टीन के काज के साथ रहा। इसके बाद 1975 में इंडिया पहला ऐसा नॉन अरब कंट्री बना जिसने पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया और इंडिया ने माना कि पैलेस्टीन के लोगों की एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव संस्था यही है और इनवाइट किया पीएलओ को कि आप दिल्ली में आके ऑफिस ओपन कीजिए। 5 साल बाद इंडिया ने पीएलओ को डिप्लोमेटिक स्टेटस भी दे दिया। 1988 में जब पीएलओ ने डिक्लेयर किया पैलेस्टीन के लोगों के लिए अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा और जिसकी कैपिटल होगी ईस्ट जेरूसलम, इंडिया ने पैलेस्टीन के इस स्टेट को इमीडिएटली रिकॉग्निशन दे दिया। और जब पीएलओ के लीडर यासिर अराफात इंडिया में आए थे तो उनको हेड ऑफ स्टेट का ऑनर भी दिया गया। तो ये सब कुछ चलता रहा 1992 तक, मतलब 1947 से लेके 1992 तक आप कह सकते हो कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से प्रो पैलेस्टीन रही है। लेकिन देखो 1992 में इंडिया ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट कर दिए, इस्टेब्लिश कर लिए और उसके बाद से ही इंडिया के इजराइल के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। जब देखो 1992 में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए ना, तो इंडिया ने ऐसा नहीं कि पैलेस्टीन काज को छोड़ दिया। जैसे 1992 में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए और जब इंडिया ने तेल अवीव में अपना एम्बेसी इस्टेब्लिश की, डिप्लोमेटिक मिशन इस्टेब्लिश किया, तो साथ ही साथ पैलेस्टीन नाराज ना हो इसके लिए इंडिया ने गाजा में भी अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन कर लिया। लेकिन बाद में आपको पता है कि पैलेस्टीन की जो मूवमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक हमास जो अभी गाजा पट्टी से रॉकेट दाग रहा है इजराइल के ऊपर, और दूसरा वेस्ट बैंक में फतह। अब देखो यहाँ पे डिफरेंसेस ये हैं, हमास जो है ना वो तो इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं करता है। दूसरी तरफ फतह जो है वो जो वेस्ट बैंक में है, फतह 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करता है। तो इंडिया तो आपको पता है 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता आया है। तो इंडिया ने जब ये पैलेस्टीन मूवमेंट डिवाइड हुई अपनी एम्बेसी को शिफ्ट कर लिया। पहले थी गाजा पट्टी में, लेकिन गाजा पर रूल हो गया हमास का जो कि इजराइल की एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करता, इसलिए इंडिया ने अपनी एम्बेसी को वेस्ट बैंक में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पे तो फतह का रूल था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रूल था जो कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। और बाद में भी इंडिया ने कैसे पैलेस्टीन के काज का समर्थन किया, एग्जाम्पल देखिए 2011 में पैलेस्टीन यूनेस्को का फुल मेंबर बन गया और इंडिया ने इसका समर्थन किया। 2015 सितंबर में एक रेजोल्यूशन आया था कि यूएन के ऑफिस में पैलेस्टीन का फ्लैग इस्टेब्लिश किया जाए या ना किया जाए। इस रेजोल्यूशन का इंडिया ने सपोर्ट किया था। अब देखो वैसे यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि 4 दशकों तक यानी 1950 से लेकर 1991 के बीच एक तरफा प्रो पैलेस्टीन पॉलिसी फॉलो करने के बाद आखिरकार 1992 में इंडिया ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों इस्टेब्लिश हुए। इसके पीछे देखो रीजंस हैं। याद कीजिए पहले इंडिया की पॉलिसी पूरी तरह से प्रो पैलेस्टीन क्यों थी? क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स हैं और सरकार को मुस्लिम्स के कंसर्न्स का ख्याल रखना था।
या देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ, ये एग्जाम में नहीं लिख सकते। राइटर कहते हैं कांग्रेस को मुस्लिम्स के वोट लेने थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी, क्योंकि शुरुआत में कई सालों तक तो कांग्रेस ही सत्ता में रही ना, तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इजराइल पैलेस्टीन इशू पर हमारा स्टैंड ऐसा हो कि जिससे देश में मुस्लिम्स नाराज हो और कांग्रेस को वोट ना दें। दूसरा इशू, इंडिया को देखो बड़ा गर्व था कि इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, बट ना 1969 में मुस्लिम कंट्रीज़ की एक संस्था बनी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इस ग्रुप में इंडिया को शामिल ही नहीं किया गया। तो इंडिया को बड़ा धक्का लगा था कि भैया तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हो और उसमें इंडिया को आप शामिल ही नहीं कर रहे हो। तो इस बात से इंडिया को काफ़ी ठेस पहुंची थी। इंडिया को लगा इतने सालों से हम प्रो पैलेस्टीन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और इजराइल का विरोध करते आए हैं। इजराइल ने बल्कि हमारा साथ दिया है। इजराइल ने 1962 वार, 65 वार, 71 वार के दौरान इंडिया का साथ दिया। इवन देखो, कश्मीर इशू पर भी इजराइल ने एक तरफा इंडिया का साथ दिया और अरब कंट्रीज ने इंडिया का साथ नहीं दिया। और अभी तक इंडिया अरब कंट्रीज के कंसर्न्स को देखते ही प्रो पैलेस्टीन काज का समर्थन करता आया था और इन्हीं अरब कंट्रीज ने इंडिया का साथ नहीं दिया कश्मीर इशू पर। इवन अरब कंट्रीज ने इंडिया पाक वार जब हुए तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान का ही साथ दिया, इंडिया का साथ नहीं दिया। इसके बाद 1990-91 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो इंडिया को आवश्यकता महसूस हुई कि यूएसए के साथ तो रिलेशंस इंप्रूव होने चाहिए और यूएसए इजराइल तो मित्र देश हैं, तो इंडिया को लगा कि अब इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने का वक्त आ गया है। और इसी को देखते हुए 1992 में इंडिया ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। देखो, जब 10 सालों तक यूपीए की सरकार रही ना, तो कांग्रेस ने एक प्रकार से बैलेंस आउट करने की कोशिश की इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। पैलेस्टीन के जो सेंसिटिविटीज़ थी, कंसर्न्स थे, उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई। लेकिन जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी 2014 में, इन्होंने तो एक तरफा इजराइल के साथ खुले आम, मतलब पहले इंडिया डरता था, लेकिन 2014 के बाद से इंडिया ने वो हिचकिचाहट खत्म कर दी और बिल्कुल ओपनली इजराइल के साथ रिलेशंस मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल की यात्रा की और उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए तो वो रामल्ला नहीं गए। क्यों? रामल्ला देखो अभी फिलहाल पैलेस्टीन अथॉरिटी की डिफेक्टो कैपिटल है। वैसे उनका क्लेम ये है कि ईस्ट जेरूसलम हमारी कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन ईस्ट जेरूसलम पर तो अभी इजराइल का कंट्रोल है ना, तो फिलहाल के लिए रामल्ला पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की डिफेक्टो कैपिटल है, टेम्परेरी कैपिटल है। तो बात वही है, बैलेंस करना इंडिया ने छोड़ दिया था। इंडिया ने 2018 आते आते तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो पॉलिसी है उसे डीहाइफनेट कर लिया। मतलब डीहाइफनेट करने का मतलब ये है, इजराइल से हम अलग से डील करेंगे, पैलेस्टीन से अलग से डील करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों के साथ एक साथ डील करेंगे, ये मतलब होता है डीहाइफनेट करने का। तो अभी तो देखो अरब कंट्रीज़ के साथ भी हमारे रिलेशंस इंप्रूव हैं। जब अरब कंट्रीज़ ही इजराइल के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर रही हैं, जैसे यूएई, बहरीन, इन्होंने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए हैं, तो अब इंडिया क्यों पीछे हटे? इंडिया क्यों पहले की तरह आइडियलिज्म के रास्ते पर चलता रहे? इसलिए अब इंडिया ने हिचकिचाहट बिल्कुल छोड़ दी है। हाँ, नाम के लिए इंडिया का जो स्टैंड है अभी भी प्रो पैलेस्टीन है। इंडिया पैलेस्टीन के लिए अलग से देश का समर्थन करता है, लेकिन जैसे 1951 से लेकर 1992 के बीच एक तरफा प्रो पैलेस्टीन इंडिया की पॉलिसी थी ना, वैसी फॉरेन पॉलिसी अब इंडिया की नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 10 अक्टूबर 2023 है। एक इशू तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन ओशन से संबंधित दो और इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला, डैम सेफ्टी से संबंधित। सिक्किम में एक डैम जिसका नाम है चुंगथंग, वो डैम कोलैप्स कर गया जिसकी वजह से फ्लड की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। लीबिया में भी डैम के कोलैप्स होने की वजह से 12,000 लोगों की डेथ हो गई थी। डैम सेफ्टी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और इसके बाद लास्ट में इजराइल पैलेस्टीन इशू पर इंडिया का स्टैंड क्या है, बैकग्राउंड और हिस्ट्री के साथ ये हम जानेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में डैम सेफ्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ दिनों पहले की ये बात है, लीबिया में ना एक शहर है डरना सिटी में ना एक डैम है डरना, वो कोलैप्स कर गया। काफ़ी पुराना डैम था और बहुत सारे एक्टिविस्ट तो क्वेश्चन भी रेज कर रहे थे कि भैया इसको ठीक कर लो यार, कर लो। नहीं किया गया। लीबिया में ना आज के समय में सिविल वार जैसी सिचुएशन है, कोई एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है।
तो इस वजह से ना डैम का रख रखाव ठीक से नहीं हो उसका, और डैम कोलैप्स कर गया। इसकी वजह से 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। सिक्किम की घटना हाल ही में हुई थी। सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिली। लोथन लेक थी ना, वो ग्लेशियर लेक थी, फट गई, जिसकी वजह से फ्लड आ गया। अब फ्लड की वजह से ना एक डैम भी कोलैप्स कर गया, चुंगथंग डैम। इस डैम के कोलैप्स करने की वजह से फ्लड की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। वैसे देखो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी हाल ही में ऑर्गेनाइज हुई थी जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। यह ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और इस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पे फोकस किया गया था कि डैम्स की हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डैम फेलियर का क्या मतलब है? देखो, डैम फेलियर का मतलब ये होता है कि डैम का कोई ऐसा पार्ट कोलैप्स कर गया या फिर फाउंडेशन कोलैप्स कर गई जिसकी वजह से डैम जो है वो पानी नहीं रिटेन कर पाता, तो डैम कोलैप्स कर जाता है। अब देखो, ये डैम फेलियर काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हो सकता है कि डैम बहुत ज़्यादा पुराना हो, कंस्ट्रक्शन में ही कोई कमी है, डैम तो नया है लेकिन कंस्ट्रक्शन खराब ढंग से किया गया है, मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुआ है, एक्सट्रीम वेदर, पानी बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा साइक्लोन वगैरह आ गया जिसकी वजह से डैम कोलैप्स कर गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से डैम फेल हो सकता है। अब देखो, डैम जब फेल होता है ना तो एकदम से बाढ़ आ जाती है, ह्यूमन लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचता है। जैसे लीबिया में अभी डरना डैम कोलैप्स हुआ था तो 12,000 लोगों की जान चली गई। सिक्किम में बहुत से निर्दोष लोगों की जान चली गई। तो डैम के फेलियर से क्रॉप्स, ह्यूमन लाइफ्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सबको नुकसान पहुंचता है। डैम ऑन इंटरस्टेट रिवर्स, देखो इंडिया में 92% जो डैम्स है ना वो इंटरस्टेट रिवर्स पर बनाए गए हैं। वो रिवर्स जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, और कई सिचुएशंस में तो वो रिवर्स जो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, मतलब हमारे देश से दूसरे देश में जाती हैं। तो डैम फेलियर अगर होगा ना तो उसके रिपरकशंस दूसरे राज्यों पर और दूसरे देशों पर भी देखने को मिलते हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है, यूनियन गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की डैम्स का रख रखाव? देखो, शेड्यूल 7 है ना, शेड्यूल 7 स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड करता है। जो लीस्ट 1 है वो यूनियन गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, और जो लीस्ट 2 है वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। तो लीस्ट 1 के एंट्री नंबर 56 में ये बोला गया है, यूनियन गवर्नमेंट के पास कानून बनाने की पावर्स हैं अगर इंटरस्टेट रिवर्स हैं, वो रिवर्स जो एक से अधिक राज्यों में बहती है ना, उन रिवर्स का डेवलपमेंट, रेगुलेशन, इस मुद्दे पर कानून बनाना यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा अगर किसी राज्य में पानी का रख रखाव करना है, पानी को कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट के पास में है। ये बोला गया है लिस्ट 2 के एंट्री नंबर 17 में। अगर देखो, वाटर स्टोरेज, वाटर का रख रखाव स्टेट सब्जेक्ट है, तो जाहिर तौर पे डैम सेफ्टी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डैम सेफ्टी को इंश्योर करना। इसके अलावा आर्टिकल में ये बोला जाता है कि 3 ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी डैम सेफ्टी से संबंधित कानून बना सकता है। ये कौन से 3 सिनेरियो हैं? नंबर 1, अगर देखो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, डैम संबंधित कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो मल्टीपल स्टेट्स को या फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज से संबंध रखता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। समझ गए? ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो मल्टीपल स्टेट से संबंध रखता है या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी से संबंध रखता है। दूसरा रीजन, जब देखो 2 या 2 से अधिक राज्य रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेके कानून बनाए, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है उस प्रोजेक्ट को लेके। जैसे देखो 2010 में आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने रेजोल्यूशन पास कर दिए थे डैम सेफ्टी को लेके, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर कानून बनाया था। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर देखो कोई प्रोजेक्ट जो है वायलेट करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नॉर्म्स को, तब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस डैम से संबंधित कानून भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा सकती है पार्लियामेंट के थ्रू। अब इसके बाद स्लाइड पे आप देखिए कुछ कानून या फिर बॉडीज डैम सेफ्टी से संबंधित। नंबर 1 है डैम सेफ्टी एक्ट 2021। देखो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी डैम सेफ्टी से संबंधित इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि नेशनल लेवल पे एक नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी होगी, स्टेट लेवल पे स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी होगी। इसके अलावा डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो इंस्पेक्शन करेंगी
मानसून से पहले डैम की क्या सिचुएशन थी और मानसून के बाद डैम की क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है ना, ये डैम सेफ्टी से संबंधित और डैम संबंधित डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगी। समझ गए? मतलब इस अथॉरिटी का काम होगा कि डैम को सेफ रखने के लिए आपको ये एक्शन लेने हैं, बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स वो एक्शन लेगी। नेक्स्ट, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है ताकि सिलेक्टेड डैम्स की परफॉर्मेंस और सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सके। इसके अलावा लास्ट में नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट भी है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स सरकार की तरफ से लिए गए हैं। अब चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस सबसे बड़ा तो देखो ये है, 2021 का एक्ट तो बना दिया, डैम सेफ्टी एक्ट, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से पूरे भारत में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ 20 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी इस्टाब्लिश की हैं। सिर्फ 16 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टाब्लिश किया है। देखो, राज्य के पास ये पावर है कि वो डैम सेफ्टी से संबंधित कानून बना सकती हैं। सिर्फ बिहार ऐसा राज्य है जिन्होंने डैम सेफ्टी से संबंधित कानून बनाया है 2006 में, बिहार डैम सेफ्टी एक्ट 2006। नेक्स्ट, लैक ऑफ ओवरसाइट पावर्स अवर स्टेट डिपार्टमेंट। देखो, स्टेट लेवल पे ना जो रिस्पेक्टिव इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है या फिर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, उसके पास काम होता है डैम सेफ्टी से संबंधित, लेकिन उनके ऊपर ना कोई सुपरविजन पावर नहीं होती। वैसे ये स्टेट लेवल पे जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट हैं जिनके पास काम होता है डैम सेफ्टी का, ये सेंट्रल वाटर कमीशन के स्टैंडर्ड तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कोई इनके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए तो होना चाहिए ना। सुपरवाइज नहीं करता कोई कि आप डैम सेफ्टी का ख्याल रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लियरेंस मैंडेट फॉर स्मॉल डैम्स। देखो, छोटे छोटे जो डैम होते हैं ना, जिनका इरिगेशन कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से छोटा होता है, या फिर जो पावर जनरेट करते हैं 50 से लेके 25 मेगावाट के बीच में, इतने छोटे छोटे डैम्स के लिए ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता होती है, इवन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की भी आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए इनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता। नेक्स्ट, नो सिंगल एजेंसी कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डैम फेलियर्स। हमारे देश में छोटे छोटे डैम्स हैं इतने सारे, अब बहुत बार ये डैम टूटते रहते हैं, लोकल लेवल पे फ्लड आती रहती हैं, लेकिन ना सेंट्रल लेवल पर कोई एक एजेंसी नहीं है कि जो इन डैम के फेलियर की घटनाओं को संबंधित डेटा को स्टोर करके रख सके। कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज, डैम फेलियर एनालिस्ट। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने से पहले ना उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है। उसी प्रकार से ना न्यू डैम बनने से पहले ना डैम फेलियर एनालिसिस भी होना चाहिए, कायदे से अलग से होना चाहिए, डिटेल से होना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर ही इसे शामिल कर लिया जाता है एक छोटे से कंपोनेंट के तौर पे। डिटेल से ना तो गाइडलाइंस हैं कैसे डैम फेलियर एनालिसिस किया जाना चाहिए, ना कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी। देखो, 2017 में ना कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ना ये पाया 17 स्टेट्स में डैम्स को ऑडिट किया गया था, जिसमें से सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने मानसून से पहले और मानसून के बाद सेफ्टी ऑडिट किया अपने डैम का। बहुत सारे डैम ऐसे हैं जिनमें ना स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, डैम को बनाया ही नहीं गया ढंग से, स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है, कभी भी डैम टूट सकता है। अब लास्ट बारी आती है वे फॉरवर्ड की, क्या किया जाना चाहिए। लीगली बाइंडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डैम फेलियर एनालिसिस। डैम फेलियर का एनालिसिस हो कोई भी नया डैम बनाने से पहले, और ये लीगली बाइंडिंग होना चाहिए कि होगा ही होगा। नेक्स्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफ डैम रिलेटेड डेटा बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। स्टेट और सेंटर के बीच में डैम रिलेटेड डेटा रेगुलर बेसिस पे शेयर होता रहना चाहिए और उनको पब्लिक में भी डाल दिया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। नेक्स्ट, पूरे देश में ना कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कहीं पर भी कोई डैम फेल हुआ है तो उसका डेटा एक जगह पे स्टोर करके रखा जाए। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम। डैम बनाने से पहले ना प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर डिसीजन लिया जाए, डिजाइन कैसा है, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस, भाई डैम टिकेगा नहीं टिकेगा, डेटा के आधार पे पुराना जो डैम फेलियर का डेटा है उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजंस लिए जाएं। लास्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात आती है। चाइना ने काफ़ी अच्छा काम किया है डैम्स को सेफ रखने से संबंधित। वहाँ पे एक मिनिस्ट्री है ना चाइना की, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इन्होंने डैम सेफ्टी मैनेजमेंट सेंटर का निर्माण किया
और ये जो सेंटर है ना, डैम सेफ्टी से संबंधित असेसमेंट करता रहता है समय समय पे, और बढ़िया से रिसर्च भी करता है डैम सेफ्टी से संबंधित, और उसके बेस पे फिर डैम को सेफ रखने के लिए स्टैंडर्ड्स जारी किए जाते हैं। मतलब अच्छा काम किया है चाइना ने डैम फेलियर से संबंधित रिस्क को कम से कम करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डैम सेफ्टी से संबंधित। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन डैम सेफ्टी से संबंधित है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इंडिया का इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या स्टैंड है, इस इशू से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए pwonlyas.com पर जाकर। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। कैसे लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि फर्दर इंप्रूवमेंट की जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।